हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं 2025 में, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए एक और हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लेना, 801 DE कोड का वायरल पेपर है और ये पेपर यदि आप तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं कक्षा 10 में और 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, आप लोग प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर कितने खंडों में विभक्त रहेगा? खंड आ और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा? 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनका जो है आपको सही उत्तर कहाँ भरना होगा? OMR उत्तर पत्रक पर। या तो आप नीले पेन से भरेंगे उत्तर या आप काले पेन से भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आप गोला काला करेंगे, पेन कैसा होना चाहिए? आपका बाल पॉइंट वाला पेन या कलम होना चाहिए। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? सही विकल्प में यानी एक प्रश्न के अंतर्गत जो भी ऑप्शन सही है, A, B, C या D, जो भी ऑप्शन सही है आप वही गोला क्या करेंगे, उसको आपको काला कर देना है। तो काले पेन से भरिएगा, OMR सीट ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में कितने नंबर के? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उस प्रश्न के पीछे आप अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताता चलूंगा। साथ ही आप यदि इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल पक्का है, ये मानकर चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी यहाँ पर पूर्णांक कितना रहेगा? 20 अंकों का रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों की जो प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। तो चलिए एक प्रश्न यहाँ पर आप लोग, पहला प्रश्न ध्यान दें, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही, यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी मैं आपको क्लियर करा देना चाहूंगा। कलम का सिपाही जो रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ये रचना है किस विधा पर आधारित? ये रचना है जीवनी विधा पर आधारित रचना। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आता है कि यह जो है यानी कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अमृत राय जी हैं, ए वाला ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न से आपके कुल 3 प्रश्न क्लियर हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? पहली बात तो ये है कि यदि प्रश्न आ जाए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद।
अब मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है ध्रुव स्वामी किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह है नाटक विधा पर आधारित। यदि प्रश्न आता है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, इनमें से जो है ये जो है तीनों उपन्यास हैं और इनमें से किसी एक रचना के लेखक का नाम पूछ लिया जाए तो कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो ये जो रचना है भूले बिसरे चित्र, यह हिंदी गद्य के किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। अब प्रश्न कह रहा है कि इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा जी। भूले बिसरे चित्र जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है अर्धनारीश्वर। गोदान किस युग की रचना है? तो यह है शुक्ल युग की रचना। एक चीज ध्यान देना आप लोग, गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और एक चीज और ध्यान दें, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये तीनों रचनाएं हैं, ये जो रचनाएं हैं यहाँ पर ये किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये उपन्यास विधा पर आधारित हैं। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है नीरजा के रचनाकार कौन है? तो नीरजा किस विधा की रचना है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा जी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1900 से 1918 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। और इन्होंने कब किया था इसका संपादन? सन 1943 ईस्वी में। यहाँ पर पहला नहीं, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1919 से 1938 ईस्वी तक का समय जो था ये शुक्ल युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है हा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? पहली बात तो आप लोग याद कर लो, शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। और मेरे प्यारे बच्चों रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। तीनों यहाँ पर चारों रसों का स्थायी भाव मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब प्रश्न है इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो किसी के बिना जीना यानी हमको दुख होगा तभी तो। यहाँ पर ध्यान दें करुण रस है दिए गए उदाहरण में। अगला प्रश्न है सोरठा आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों है उपमा अलंकार। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं या होती हैं? तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं कितनी कितनी? 11 11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं कितनी कितनी? 13 13। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13 13। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गमन क्या है, मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है दीर्घ आ यानी बड़ा आ, जिसे आप कहते हैं आगमन हो गया। क्या हो गया? आगमन। अगला प्रश्न है, माता पिता में समास कौन सा है? तो माता और पिता दोनों की प्रधानता है। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भू पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरा भी है, वसुधा भी है, लेकिन प्रसून जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन त्वई हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों वाक्य के होते हैं 8 भेद। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य क्या है? तो यहाँ पर है भाववाच्य या कर्तवाच्य या कर्मवाच्य। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा वाच्य है? यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कर्मवाच्य, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर या फिर वर्ण। अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 6 नंबर का होगा खंडबा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है यह लिया गया है किस पाठ से? मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग याद कर लेना इनका नाम, क्योंकि मित्रता पाठ से गद्यांश जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करिएगा। युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। तो यहाँ पर अथवा में भी आप लोग ध्यान दो, कितना इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को? तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गद्यांश है ये किस पाठ का है? ये है मेरे प्यारे बच्चों, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मन से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज और आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस पाठ के रचनाकार। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखांकित अंश हो उसी की व्याख्या कर दो। वैसे तो एक ही गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। क्लियर कर लेना इस चीज को, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर आप करेंगे, 6 नंबर आपको मिलेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो पद्यांश है ये पद शीर्षक पाठ से रचित है और इसके रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी हैं। सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो आप यहाँ पर आप ध्यान दें, इनका नाम जरूर लिखा होगा पद्यांश के अंतर्गत। फिर रेखांकित अंश जो भी होगा उसकी व्याख्या आपको कर देनी है। फिर किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अथवा में भी यहाँ पर पद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट पद्यांश क्या है? रानी में जानी अजानी महा होगा यहाँ पर, अजानी महा। पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काजु अकाज न जान्यो, कहो तियको जहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कै बनवासु दियो है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग क्लियर कर लो। ये जो पद्यांश है ये लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तैयार जरूर कर लेना। यहाँ पर ध्यान दें, इसी तरह के यहाँ भी 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश को ही हल करना है, यानी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को ही हल करना है, चाहे आप इसको हल करो या फिर आप अथवा वाले को हल करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में आपको क्या करना है? अनुवाद करना है, संदर्भ भी लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये है वाराणसी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया। अब यहाँ पर अथवा में भी एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। पाठ का नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया है, भारतीय आपको लिख देना है, बाकी संस्कृति लिखा हुआ है। तो भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप सभी लोग। पहला पद्यांश है यहाँ पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है? तो ध्यान दो आप सभी, ये पद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। आप सभी को ध्यान देना है क्योंकि ये पाठ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गद्यांश पद्यांश दोनों आते हैं। अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है, सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सताह आतुरस विशक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। ये दिया गया है पद्यांश जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको मैंने कंप्लीट पढ़ाया है वीडियो आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करेंगे और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं, आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 का के अंतर्गत, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेना। 2025 बोर्ड एग्जाम यानी 24 फरवरी को यहीं से जीवन परिचय पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल 100% की गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आएगा 6 खा के अंतर्गत, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी
एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और ये तीनों जीवन परिचय 24 फरवरी को बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। शर्त यह है कि श्लोक पेपर में आया हुआ ना हो। प्रश्न जो श्लोक आप लिखोगे वो पेपर में ना आया हो, उसी को आपको लिखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसे कि शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। किसी एक विषय पर पत्र आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में करिएगा। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, धीरः केन पूजते, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, विद्या केन वर्धते। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 24 फरवरी को बिल्कुल 100% यही प्रश्न आएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लो। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, आप निबंध तैयार कर लो इस विषय पर। प्रदूषण की समस्या और समाधान, मैंने मॉडल पेपर हल कराए हैं जिसमें विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, ये तीनों निबंध क्लियर कराए हैं। मॉडल पेपर की वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा पेपर हल कराया है। देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इसको भी मैंने लिखाया है पेपर को हल कराते समय। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखो, मॉडल पेपर जरूर देखो, तैयार जरूर करो। 70 में 70 का स्कोर आप करेंगे जब आप मेहनत करेंगे तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।